अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। FGEI की तरफ से TGT बायोलॉजी की सीटें अनाउंस हुई और सीटें अनाउंस होने के थोड़े ही दिन के बाद टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई, यानी कि टाइम कम मिला प्रिपरेशन का। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अपने सेशंस में बार बार कहते हैं कि जब हमसे पूछा जाता है कि हम तैयारी कब शुरू करें, तो हम उन्हें कहते हैं कि तैयारी करने का सही टाइम आज होता है। यानी कि आपने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की है, जिस दिन आप इरादा कर लें कि आपको जॉब चाहिए, उस दिन से तैयारी शुरू कर दें तो वो तैयारी करने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि सम टाइम आपको पब्लिक सर्विस कमीशन तैयारी का टाइम नहीं देते और आपको तैयारी पहले ही करनी होती है। तो ये जो TGT बायोलॉजी का पेपर हुआ है, ये उसी की ही एक एग्जाम्पल है कि जिन्होंने वक्त से पहले तैयारी शुरू कर रखी थी, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, उनके जहन में था कि सीटें आएंगी तो देखा जाएगा, तो उन लोगों ने बेहतरीन तैयारी कर ली और उनका टेस्ट आज बहुत अच्छा हुआ। वो बता रहे बड़े आसान क्वेश्चंस आए, और जिन्होंने तैयारी शुरू ही तब की है जब सीटें अनाउंस हुई हैं तो उनको ज्यादा टफ लगा है। इस पेपर में 3 हिस्से थे। TGT बायोलॉजी के टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन था 20 मार्क्स, 20 MCQs का, 20 MCQs पेडागोजी के पोर्शन से और 10 MCQs बायोलॉजी के पोर्शन से। तो हर एक MCQ के 2 नंबर थे, तो कुल मिला के 50 MCQs के 100 मार्क्स। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पेपर डिस्कस करेंगे ताकि जिन लोगों ने ये पेपर दिया है उनको रहनुमाई मिल सके। तो इसकी स्टेटमेंट्स जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तरफ से आई हैं, हम साथ साथ उसको कंपाइल करते गए, तो देखते हैं कि कितनी एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं और उनके क्या आंसर्स बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, एक वर्ड होता है न्यूक्लियोसाइड, एक वर्ड होता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड ये होता है कि अगर आप एक नाइट्रोजनस बेस के साथ एक शुगर का मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। जिस तरह एडेनिन के साथ राइबोज शुगर मिला दें तो एडिनोसिन, गुआनिन के साथ राइबोज शुगर मिला दें तो गुआनोसिन, इसी तरह साइटोसिन के साथ शुगर मिलाएंगे तो सिटिडीन, थायमिन के साथ मिलाएंगे तो थायमिडीन, यूरासिल के साथ मिलाएंगे तो यूरिडीन। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोसाइड्स की, एडिनोसिन, गुआनोसिन, सिटिडीन, यूरिडीन। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि अगर आप इन दो चीजों के साथ ऐड कर दें फास्फेट ग्रुप तो वो आपके पास न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आएंगी, शुगर, बेस और फास्फेट ग्रुप, जबकि न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें आएंगी, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन DNA स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय। अब आपके पास DNA का स्ट्रैंड एक हमें इस तरह बना लेते हैं, दूसरा स्ट्रैंड आपके पास ये हो गया। अच्छा, जब आप इनको इस तरह लीनियर बनाएंगे तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेंगे। अब एक न्यूक्लियोटाइड में आपके पास एक तो शुगर हो जाएगी, हम शुगर बना लेते हैं, राइबोज शुगर, तो ये आपके पास राइबोज शुगर हो गई, ये होगी नाइट्रोजनस बेस और ये हो गया फास्फेट ग्रुप। ये आपके पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें ये आपके पास नाइट्रोजनस बेस हो गई और ये आपके पास हो गया फास्फेट ग्रुप। अब आपने एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है, तो ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाएगी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप के साथ। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी नोन एज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या इसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज भी कहते हैं। If 42 chromosomes are present in telophase of meiosis 2, how many chromosomes will be present in daughter cells? अगर आप telophase 2 तक पहुंच गए हैं, यानी कि meiosis 2 की telophase स्टेज पर पहुंच गए हैं और 42 आपके पास क्रोमोसोम है, तो अब जस्ट सिंगल डिवीजन होनी है और डॉटर सेल्स के पास 21 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। So each daughter cell will have 21 chromosomes. If both parents have AB blood group, what will be the blood group of their offsprings? अच्छा, हम कहते हैं कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, तो वो हो गया IA-IB, ये उसकी जीनोटाइप है। और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो भी अगर AB है तो IA-IB। अब पॉसिबल केसेस आपके पास क्या बन सकते हैं कि बच्चे को दोनों तरफ से IA मिल जाए तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, अगर दोनों तरफ से B मिल जाए तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, अगर एक तरफ से A और एक तरफ से B मिल जाए तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। इन बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता? इन बच्चों का O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए दोनों तरफ से रिसेसिव I एलील का आना जरूरी है। नेक्स्ट है, चेंज इन अलील ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज। जब भी किसी पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसको आप माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं।
और उसकी जो पॉसिबल केसेस हैं, पॉसिबल रीजंस जो हैं वो हो सकती हैं आपके पास म्यूटेशन हो सकती है, माइग्रेशन हो सकती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसके अलावा नॉन रैंडम मैटिंग और सिलेक्शन के प्रोसेसेस। यानी कि वो 5 चीजें, वो 5 फैक्टर्स जो हार्डी वैनबर्ग ने अपने इक्विलिब्रियम में डिस्क्राइब किए थे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट। एंटीकोडॉन किस पे प्रेजेंट होता है भाई? एंटीकोडॉन आपके पास होता है ट्रांसफर आरएनए पर, क्योंकि मैसेंजर आरएनए पर होते हैं जेनेटिक कोडॉन, और उन जेनेटिक कोडॉन्स के अकॉर्डिंग एंटीकोड लेकर आने वाला ट्रांसफर आरएनए होता है, जो रेलेवेंट अमाइनो एसिड्स भी लेकर आता है, और वो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए के पास हर कोड का एंटीकोड होता है। Which nitrogenous base is present in DNA, not in RNA? DNA के पास थायमीन नाइट्रोजनस बेस होती है, आरएनए के पास यूरासिल होती है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि विच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए के पास थायमीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसको आप जिस तरह आप दोनों तरफ से पढ़ें ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो आपके पास सेम पढ़ हो जाए। जिस तरह हम कर लेते हैं कि GAATTC, ये हमने इस डायरेक्शन में लिखी है। अब हम इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखते हैं, तो कंप्लीमेंट्री C के साथ G आना है, T के साथ A आना है, A के साथ T और G के साथ C। अब आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ें पहले वाले के, वो है GAATTC, ये भी है GAATTC। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिस पर आप रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लगा दें। अब मामला कुछ यूं है कि न्यूक्लिक एसिड से मुराद तो डीएनए या आरएनए है। तो अगर आप किसी डीएनए सीक्वेंस पर या आरएनए सीक्वेंस पर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देंगे, कोई आप ऐसा एलिमेंट यूज कर लेंगे, तो उस शॉर्ट सीक्वेंस को आप नाम देंगे प्रोब। और प्रोब का यूज हम करते हैं किसी भी जीनोमिक लाइब्रेरी में से डिजायर्ड जीन को फाइंड आउट करने के लिए। क्रॉसिंग ओवर इज द फॉर्म ऑफ, अच्छा क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, इसमें अमूमन कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं। क्रॉसिंग ओवर ये होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, और जब वो अप्रोच करते हैं तो कुछ पॉइंट्स पर अटैच हो जाते हैं। तो यहां पर आपके पास जो टर्म्स बनेगी वो कुछ यूं बनेगी कि इनका आपस में अटैचमेंट का जो प्रोसेस है वो कहलाता है साइनेप्सिस। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं और इनके जुड़ने से 4 क्रोमेटिड आपको जुड़े हुए नजर आते हैं, इनको आप टेट्राड या बाइवेलेंट का नाम देते हैं। फिर ये आपस में जुड़ने के बाद जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर किस चीज का सबब बनती है? क्रॉसिंग ओवर नए कॉम्बिनेशंस का सबब बनती है, जिसे आप कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। सो रिकॉम्बिनेशन इज द राइट आंसर। डीएनए इज कॉपीड बाय द प्रोसेस, डीएनए के कॉपी होने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन? अब ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर सा होगा, यहां पर या तो प्लांट्स का पूछा गया होगा या एनिमल्स का। तो अगर एनिमल्स की बात हो रही है तो एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन होती है मियोसिस से, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है प्लांट्स का, तो प्लांट्स में मियोसिस से स्पोर बनते हैं, जबकि गैमेट फॉर्मेशन होती है माइटोसिस से। तो क्वेश्चन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताएगी कि यहां किसके बारे में पूछा गया है। Which enzyme is involved in DNA unwinding during cell division? सेल डिवीजन के दौरान डीएनए को ओपन करने वाला एंजाइम जो होता है ये हेलिकेज एंजाइम होता है। ज्यादातर केसेस में तो यही ऑप्शंस में राइट आंसर दिया गया होता है, कुछ केसेस में हेलिकेज ऑप्शंस में नहीं होता, तो उस सूरत में टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए अनवाइंडिंग करते हैं। Which is the smallest unit to evolve? स्मॉलेस्ट यूनिट टू इवॉल्व वो होता है कि जिसमें कोई चेंज आए और उस चेंज को अगली जनरेशन में पास भी कर दे और वो फिर एक बड़े पूल का हिस्सा बन जाए। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इवॉल्व करने वाला, दैट विल बी पॉपुलेशन। हम कभी भी एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवोल्यूशन काउंट नहीं करते। स्ट्रक्चर्स हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन आर नोन एज। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है, सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, सिमिलर फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो आपसे पूछा गया सिमिलर फंक्शंस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो इसकी एग्जांपल है एनालोगस स्ट्रक्चर्स। जिस तरह एक मक्खी के पर उसे उड़ने में मदद दे रहे हैं और परिंदों के पर उड़ने में मदद दे रहे हैं, फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, एक मक्खी के पर का और एक परिंदे के पर का।
विच इनवर्टिब्रेट हैज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा, या फिर आपसे पूछा क्या होगा इकाइनोडर्म्स, तो ये आपके पास राइट आंसर है जिनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। विच इनवर्टिब्रेट हैज सूडोसिलोम, सूडोसिलोम आपके पास होता है फाइलम एस्केल्मेंथीज में, जिन्हें हम राउंड वर्म्स का नाम देते हैं। और ये याद करने में भी आसानी है, एस्क लफ्ज कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसाइड, ये हम पहले भी डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। विच वन आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड ऑनवर्ड जो आपके पास फाइलम्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनके पास सेल्स की प्रॉपर्ली 3 लेयर्स होती हैं डेवलपमेंट के आगाज में ही। मेटामॉर्फोसिस कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो आपको फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता दिखाई देगा। तो यहां पर ये हमने बायोलॉजी वाले जो एमसीक्यूज हैं ये डिस्कस कर लिए हैं। आपने उम्मीद है सारी वीडियो डिटेल में देखी होगी। अगर किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ज्यादा क्लियर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी तरह जितने भी एफजीआई के थ्रू सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने हैं वो सारे हमारे चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे, और इन सब्जेक्ट्स पर नेक्स्ट भी जब भी सीटें आएंगी तो इंशाल्लाह एमके प्रिपरेशन के चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सारी रहनुमाई मिलेगी। और मैं अगेन रिपीट कर दूं कि कभी भी इंतजार मत किया करें सीटें अनाउंस होने का, बल्कि अपनी तैयारी का आगाज इन टाइम पहले से कर दिया करें, ताकि जब सीटें अनाउंस हो तो आपके पास टाइम हो उसकी रिवीजन का, तब आप सेशन ज्वाइन करें ज्यादा टेस्ट देने के लिए, रिवीजन के लिए। और प्रॉपर अच्छे तरीके से और टिक के तैयारी करने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रोएक्टिव होकर इन टाइम अपनी तैयारी का प्रोसेस शुरू कर दें। सो वीडियो के अंत तक देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।